बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। तो आज हम ले करके आ गए हैं हमारा सेशन जो है इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पर, जो कि हालिया अभी युद्ध के हालात बने हुए हैं। और हमने अभी एक छोटा सा क्लिप देखा था जिसमें कि इजराइल का जो है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वर्क कर रहा है, ये कैसे वर्क करता है और ये युद्ध आखिरकार हो क्यों रहा है, ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसे देखने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन जो है इस विश्व में कहाँ पे है। तो आइए, यहाँ जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में अपने, यहाँ जो हमने पूरे स्टेट्स देखे थे, स्टेट्स जो जल संधि हमने देखा था, बस यहीं पे लगा हुआ जो है भूमध्य सागर से एक देश है इजराइल, और इजिप्ट से सटा हुआ है और इधर जो जॉर्डन से सटा हुआ है। ठीक है, और ये इजराइल और फिलिस्तीन यहीं पे है। अब देखते हैं कि इस युद्ध का जो शुरुआत हुआ ये कैसे हुआ। तो ये जो युद्ध का शुरुआत हुआ है, ये इजराइल का अस्तित्व में आने के बाद ही इस युद्ध का जो है शुरुआत हो गया है। तो इतना ही समझ लीजिए कि जैसे ही इजराइल का फॉर्मेशन हुआ है, इस युद्ध का जो है शुरुआत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे ये जो इजराइल है यहाँ पर आके बस गया और कैसे इसे किसने मदद किया। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले अगर देखेंगे तो ब्रिटेन ने इजराइल की बहुत ही ज़्यादा सहायता की है। यानी कि अगर वर्ल्ड वार सेकंड की बात करें तो उस समय जब वर्ल्ड वार सेकंड जब पूरे दुनिया में ख़त्म हो गया 1945 में, उसके बाद क्या होता है कि जो यूके है, यूके में ही जो थे यहूदी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में, वहाँ पे अगर देखें पॉपुलेशन उनका ज़्यादा था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अगर देखें संघर्ष होने लग गए। संघर्ष यानी इस बात को लेकर के होने लग गया कि हमें यानी यहूदियों को एक अलग से एक मतलब कि एक राष्ट्र बनाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने उधर यूरोप में ना उन्हें बसा करके उन्हें यहाँ मिडिल ईस्ट में लेकर के आ गए, और मिडिल ईस्ट में उन्होंने यहाँ भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ 3 से 4 साल में जितने भी रेफ्यूजी थे वहाँ पे उन्हें यहाँ ला करके बसाया। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये साइप्रस है जो कि आज एक कंट्री है, साइप्रस जिसकी राजधानी निकोशिया है। तो यहाँ साइप्रस डिटेंशन कैंप हुआ करता था, जो कि 1930 में बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, और इसे मतलब कि ये जो अरब अरब जितने भी कंट्री है यहाँ इनको इन्वेड करने के लिए बनाया गया था, और यहाँ पे इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ला करके उन रिफ्यूजियों को यहाँ पर शरण दिया गया। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ 60,000 से भी अधिक रिफ्यूजीज को यहाँ पर साइप्रस में ला करके रखा गया। लेकिन तब तक अगर देखें तो फिलिस्तीनी अगर देखें, यहाँ देखिए यहाँ उस समय फिलिस्तीन हुआ करता था, इस जगह में फिलिस्तीन हुआ करता था, और यहाँ से ये काफ़ी दूर दूर है, अगर देखें तो यहाँ काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो फिलिस्तीनियों को ये थोड़ा भी अगर देखें तो अनुभव ही नहीं था, उन्हें अपने खतरे की जो घंटी नहीं बजी, मतलब खतरे का उनको आभास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही दूर है, ये तो भूमध्य सागर में इन्हें बसाया गया है, इससे हमें क्या टेंशन है। लेकिन वहीं पे टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है, जब ये साइप्रस में तो इन्हें बसाया ही, उसके बाद यहाँ एक एटलीट कैंप हुआ करता था। यानी कि फिलिस्तीन के मेन लैंड पे एटलीट, जो कि नॉर्थ इजराइल में आज के डेट में पड़ेगा एटलीट, और एटलीट जो डिटेंशन कैंप था इसे अब म्यूजियम बना दिया गया है, म्यूजियम, और इसे नेशनल हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है इजराइल का। और इसे अगर देखें तो यहाँ जैसे ये लोग यहाँ बसने लग गए, जब इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग यहाँ आके बसने लग गए, बस वहाँ से ही जो था कत्लेआम का दौर शुरू हो गया। यानी यहाँ से अगर देखें तो संघर्ष की एक दास्तां यहाँ से शुरू हो गई। अगर यहाँ सीधा सीधा एक बात कहा जाए कि इजराइल जो है उसने अपने अस्तित्व के लिए फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने का एक प्रतिबद्ध वे हो चुके थे। यानी कि इजरायली अगर यहाँ अपना अस्तित्व नहीं बचा पाते तो उन्हें फिर विश्व में कहीं भी फिर दोबारा उन्हें मौका भी नहीं मिल पाता और उन्हें जगह भी नहीं मिल पाता, ये पूरे दुनिया से ही खत्म हो जाते। इसीलिए उन्होंने फिलिस्तीनियों पर बहुत ही ज्यादा क्रूरता से, मतलब क्रूरता उन्हें दिखानी पड़ी। यहाँ पे अगर देखें फिलिस्तीनियों को यहाँ पे बहुत ज्यादा ही क्षति पहुंचाना चालू कर दिया उसी समय से। अब यहाँ अगर हम आगे देखें, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है साइप्रस डिटेंशन सेंटर का एक तस्वीर है, जो कि 1947 के आसपास का बताया जाता है। इसमें अगर देखें तो बहुत ही हजारों की तादाद में जो है ये यहूदी जो है आपको रेफ्यूजीज यहाँ आप देख सकते हैं, और जो कि बहुत ही, अब देखिए यहाँ हमने जो आपको बताया था एटलीट डिटेंशन कैंप के बारे में,
ये यहाँ एक एटलीट डिटेंशन कैंप का एक तस्वीर है। ये देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है एटलीट डिटेंशन कैंप का, जिसे कि बहुत ही किलेबंद तरीके से बनाया गया था। और ये इसीलिए बनाया गया था, ये 1930 के आसपास में बनाया गया था, जब फिलिस्तीनियों को जब ये यहाँ पे जबरदस्ती जब अब किसी को कैद कराया जाता है तो उस जगह को कहते हैं डिटेंशन। तो वही डिटेंशन कैंप उनके लिए बनाया गया जब यहाँ ब्रिटेन का थोड़ा प्रभुत्व था उस समय, यानी कि 1930 के आसपास में। तो यहाँ पे इसे बनाया गया था अवैध रूप से बंदी बनाने के लिए। जैसे कि हमारे देश में भी 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट आया था, इसे हम क्या बोलते हैं, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये कानून था। इसमें बस क्या करना है, किसी को भी शक के आधार पे उठाते थे और उन्हें डाल देते थे जेल में। बस सेम यहाँ पे कंडीशन था। यहाँ भी वही डिटेंशन सेंटर्स में क्या किया जाता था, यहाँ ला करके बहुत ही हजारों हजार संख्या में फिलिस्तीनियों को यहाँ भर दिया जाता था, बहुत यातनाएं दी जाती थी, बहुत कत्लेआम मचता था। ये सारे कंडीशन थे उस समय के, उस दौर के। लेकिन हालांकि आगे अगर देखें तो आगे यही सारे जो डिटेंशन कैंप थे, ये इजरायलियों यानी यहूदियों के लिए वरदान साबित हुए। और इसी जगह से उन्होंने ऐसा ऐसा प्लानिंग बनाया कि आज के डेट में अगर देखें तो फिलिस्तीनियों को लगभग उन्होंने समेट ही दिया है उन्हें अपने ही भूमि पर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे तो ये जो है, ये एक हगाना पैरामिलिट्री जो है, ये एक ट्रूपर, पैरामिलिट्री ट्रूपर था, जो कि आपको ये इजराइल का था। एक मतलब एक देखें पैरामिलिट्री संस्था है, ये 1920 से 1948 तक में कार्यरत था। अब जो काम जो थोड़ा बहुत जो रह गया था, इसे पूरा काम करने का जो श्रेय जाता है, ये हगाना पैरामिलिट्री को ही जाता है। इन्होंने बचे खुचे जो कसर था उन्हें पूरा कर दिया और फिर इसे बाद में 1948 में इसे खत्म कर इसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो आज के डेट में है, वो पहले क्या हुआ करती थी, वो पहले हगानाज पैरामिलिट्री हुआ करती थी, जिन्होंने बहुत ही सहायता दिया है इन्हें। अगर देखें यहाँ पे तो ये बंदूक से बस कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करते थे, ये फिलिस्तीनियों को बस गोली मारने का काम करते थे यहाँ। अब देखेंगे हम आगे, आगे अगर देखेंगे आगे हमारे साथ क्या होता है यहाँ इजरायलियों के साथ और फिलिस्तीनियों के साथ। अब यहाँ पे जो था एक अलग लेवल का एक अत्याचार होने लग गया। तो फिलिस्तीनियों ने मजबूरी में आकर के ब्रिटेन से सहायता मांगा इस मैटर पे, बोला कि ये आपने क्या मतलब ये रायता फैला रखा है, अब इसे कैसे हम संभाले, ये तो हम पे बहुत ज्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं, इसका कुछ समाधान निकाले। तो यहाँ पे ब्रिटेन के दिमाग में बहुत मतलब बत्ती जली, एक उनके दिमाग में बत्ती जली कि हम यहाँ से अपना जो रायता फैलाया गया है इससे मैं निकल सकता हूँ, मैं बदनाम नहीं होऊंगा। ब्रिटेन वाले ने अपने जो किए कराए को मतलब धोने के यहाँ पे षड्यंत्र रच दिया। यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने यूएन में चले गए इस मैटर को लेकर के, और यूएन में इन्होंने 1947 में ले गए और यूएन रेजोल्यूशन आया इस पे। यूएन रेजोल्यूशन क्या था समझिएगा, यूएन रेजोल्यूशन जो था ये 2 स्टेट प्लान इन्होंने दे दिया। ये प्लान जो था इसमें ये कहा गया कि एक जो होगा, एक फिलिस्तीन जो है वहां पे अभी मौजूदा हालात में यानी 1947 में फिलिस्तीन तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में एक इजराइल जो है एक नया देश वहां पे स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे कि बहुत ही अरब कंट्रीज जो थे बहुत उसमें कोई भी हामी किसी ने नहीं भरा। फिलिस्तीन भी इसके खिलाफ था, लेकिन जबरन इसे थोप दिया गया, इस जो फैसला किया गया यूएन रेजोल्यूशन में इसे थोपा गया। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इजराइल का एक स्थापना हो जाता है, इसे एक यूएन की मोहर मिल जाती है। अब यहाँ जो है आप देख सकते हैं, ये जो है यूएन रेजोल्यूशन यानी 1947 के पहले का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फिलिस्तीन जो है 100% क्षेत्र में जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ये ग्रीन एरिया में फिलिस्तीन पूरा 100% फैला हुआ है। लेकिन 1947 में जैसे ही रेजोल्यूशन लाया गया तो इन्हें क्या कर दिया गया, 44% पे इन्हें रिजर्व्ड कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इन्हें इस तरह से स्ट्रेटेजिकली इन्हें बसाया गया, इन्हें तितर बितर कर दिया गया इधर उधर, कि आसानी से इन्हें क्या किया जा सके, इन्हें इन्वेड किया जा सके इजराइल के द्वारा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखें हम तो भारत में जैसे हमें आज़ादी मिली 1947 में, अगर देखेंगे तो एक तरफ पाकिस्तान जो था, जो मेन पाकिस्तान था, एक तरफ जो है आज के डेट में जो बांग्लादेश है उसे क्या बना दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान। ये इसलिए किया गया क्योंकि बीच का जो भारत है वो हमेशा परेशान रहे, बस यही यहाँ पे करने की कोशिश हुई कुछ। यहाँ अगर देखेंगे
तो ये इस तरफ कुछ क्षेत्र यहाँ बांट दिया गया। आप देख सकते हैं ये आखिरकार ऐसा करने का कारण क्या था, इसे आधा आधा भी तो पूरी तरह से बांटा जा सकता था, तो लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ये जानबूझ के सोची समझी एक साजिश थी। अब उसके बाद देखिए ये 44% पे तो आवंटन हुआ है, लेकिन जो 6 डे वार हो गया 1967 में, बस यहां तो सबसे बड़ा मौका मिल गया इजराइल को। अब यहां इसने क्या कर दिया, इसने इसे 44% से समेट कर 22% मात्र कर दिया। अब 22% में मेन जो इनका जो फिलिस्तीनी का क्या रह गया था, ये जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से सटा हुआ है, और इधर जो देखेंगे जॉर्डन समर्थित जो एरिया है, जॉर्डन से सटा हुआ, ये वेस्टर्न बैंक कहा गया। अब यही मतलब यहाँ 1967 में यानी ये गाजा पट्टी बन गया और यहाँ ये वेस्टर्न बैंक बन गया। अब 1967 के बाद धीरे 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 2020 का अगर आप देखेंगे आंकड़ा, तो इन्हें 15% पे ला करके समेट दिया गया, यानी कि इन्हें इस कदर समेटा गया है। अगर देखेंगे यूएन रेजोल्यूशन के बाद भी काफी हद तक ये बहुत सिमट गए। अब 2020 तक इन्हें 15% कर दिया गया। अभी जो 2021 में अभी जो हालिया जो अभी हुए हैं युद्ध के हालात, उसमें यहाँ मेन जो भूमिका निभाया जा रहा है यहाँ गाजा पट्टी से निभाया जा रहा है। यहाँ गाजा पट्टी में एक सक्रिय आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास। अब हमास ने यहाँ से बॉम्बार्डमेंट जो है चालू कर दिया, यहाँ से पूरे इजराइल में जो है यहाँ पे इसने रॉकेट दागने शुरू कर दिए। अब जो है इस एरिया यानी कि गाजा पट्टी पे पूरा खतरा मंडरा रहा है, यानी कि हो सकता है कि हमें ये देखने को मिल जाए कि ये जो 15% यहाँ आप देख रहे हैं ये 10% में तब्दील ना हो जाए कहीं, क्योंकि हमास के द्वारा जैसा कदम उठाया गया है उसके प्रति जो है इजराइल पूरी तरह से जो है मतलब प्रतिबद्ध है, इन्हें पूरी तरह से ये जवाब दे रहा है, और ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये गाजा पट्टी को इजराइल पूरी तरह अपने में मिला लेगा। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये आगे हम देख रहे हैं ये है जेरूशलम के बारे में हम इंपॉर्टेंट कुछ देखेंगे। जेरूशलम यानी जेरूशलम जो है ये पूरे दुनिया में जो आधी आबादी से अधिक जो आबादी है दुनिया में, उस लोगों का जो है ये धार्मिक केंद्र है। यानी धार्मिक केंद्र बोले तो अगर हम देखें यहाँ 3 धर्म का मुख्य अगर देखें, एक आपको इस्लाम धर्म, एक ईसाई धर्म और एक यहूदी धर्म, इन तीनों धर्म का पवित्र स्थल यहाँ पे है। यानी ये अल अक्सा जो मस्जिद है ये मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा इस्लाम का ये तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है जिसका नाम है अल अक्सा। अब यहीं पे लगा हुआ है एक वेस्टर्न वाल जिसे पश्चिमी दीवार भी बोलेंगे और इसे वेलिंग वाल भी बोलते हैं। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये एक पवित्र मंदिर हुआ करता था, इनका पुराना मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था सोलोमन टेम्पल। अब ये सोलोमन टेम्पल जो था ये 9th सेंचुरी के आसपास का बात है। रोमन साम्राज्य जब अपने पीक पे था तो इन्होंने यहूदी जो मंदिर सोलोमन टेम्पल को तबाह कर दिया पूरी तरह से। अब इस तबाही में जो सिर्फ इनका पश्चिमी दीवार बच गया था, उन्हीं के सामने ये खड़े होकर अपना जो भी है प्रार्थना करते हैं, और इस दीवार के दरारों में ये जो भी अपने ये कागज में लिख करके अपने प्रार्थना को उस दरार में भर देते हैं। ये इनका अपना तरीका है, ये मतलब भगवान से अपना प्रार्थना करने का, जैसे हम मंदिर में जाते हैं हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने नमन करते हैं, बस यही एक तरीका है। ये दीवार के सामने खड़े होकर के अपने सारे विशेष मांगते हैं। ये तो बात था वेस्टर्न वाल का जो कि बिल्कुल अल अक्सा से सटा हुआ है, और ये दोनों ही कहाँ है तो ओल्ड जेरूशलम में है, और ये अल अक्सा है। अब इसके बाद देखिए ये है ईसाई धर्म का सबसे बड़ा केंद्र। अगर देखें तो ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा केंद्र इसीलिए है, जब यीशु को जब रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा जब सूली पे लटकाया गया था, तो जब उन्हें ले जाया जा रहा था उस क्रम में ये इस क्षेत्र से होकर के गुजरे थे। उसीलिए यहाँ एक जो है चर्च का निर्माण किया गया जिसका नाम है होली सेपल्कर। अब ये होली सेपल्कर जो है ईसाइयों के लिए भी बहुत बड़ा एक धार्मिक केंद्र है, लेकिन हालांकि अगर हम देखें तो ये जो है अल अक्सा और वेलिंग वाल से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये क्षेत्र जो है ये पूरे बवाल का एक केंद्र है। दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा बवाल अगर होने की आशंका है तो जेरूशलम में ही है, क्योंकि यहाँ धार्मिक एक केंद्र है, वो भी बड़े बड़े 3 समुदायों का। तो इसमें हम अगर आगे देखें, अब यहाँ सबसे बड़ा मैटर होता है
कि इन्होंने जो हालिया अभी हमें देखने को मिल रहा है जो युद्ध के हालात, अब ये युद्ध के हालात कैसे बने हैं, तो ये जो युद्ध के हालात बने हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ, ये शेख जराह क्षेत्र है। शेख जराह से ही ये जो अभी का जो विवाद शुरू हुआ है, इसमें ये जो शेख जराह क्षेत्र है ये ओल्ड जेरूसलम के अंदर आता है। और ये जो एरिया है ये फिलिस्तीन बहुल, जो फिलिस्तीनी जनसंख्या यहाँ ज्यादा निवास करते थे। अब फिलिस्तीनी जनसंख्या के अगर देखें कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो इजरायलियों के द्वारा ये कहा गया है कि ये फिलिस्तीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और इसे हाल ही में भी खाली करवाया जा रहा है। और खाली भी ऐसे समय में कराया जा रहा है जब ईद का मौका है, और ईद के मौके के समय अगर देखें तो ओल्ड सिटी जो है जेरूसलम का, यहीं पे अल अक्सा भी है और यहाँ पूरा सेना को भर दिया गया और सेना को भरा गया। अल अक्सा के पास भी यही हाल हुआ, अगर आप देखेंगे तो अल अक्सा के पास भी सेना भर दिया गया और सेना और सिविल लोगों में एक बहुत बड़ा ही हम लोग देखें तो कन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिला अभी हाल ही दिनों में। बस उसी समय इन्होंने क्या किया, यहाँ अल अक्सा के पास भी ये जब नमाज पढ़ रहे थे तो इन्हें खाली करवाने लग गए। बस ये सबसे ज्यादा गलत काम हो गया। ये काम जो है ये बाद में भी किया जा सकता था इजराइल के द्वारा, लेकिन इन्होंने ईद का ही समय जानबूझ करके चुना, जानबूझ के ये मतलब कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहते थे। ये बाद में भी हो सकता था, कुछ दिन बाद करते, लेकिन उन्हें ईद का ही समय दिखा, पता नहीं क्यों। तो इस कारण से क्या होता है, जो हमने पढ़ा था गाजा पट्टी में जो सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास टेररिस्ट ग्रुप। अब इस हमास टेररिस्ट ग्रुप ने क्या किया, अब इन्होंने 1000-1500 रॉकेट इन्होंने दनादन इन्होंने दागना चालू कर दिया। लेकिन हालांकि अगर यहाँ आप देख सकते हैं जो इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो तो बहुत ही तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। इसने इसे क्या कर दिया, हर रॉकेट को इसने चुन चुन के यहाँ पे टर्मिनेट किया है। लेकिन ये जो कोई भी अगर मशीन देखेंगे तो उसका एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है। बस वही हाल यहाँ पे हुआ, यानी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है इससे एक चूक हो गई और एक जो रॉकेट था वो साउथ इजराइल में जाकर के गिर गया जिससे कि 7 लोगों की मौत हो गई। और इसमें अगर देखें तो हमारे एक भारत की महिला वहां काम करती थी जिनका नाम सोमिया संतोष था, उनकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। अब इतना घटना होने के बाद इजराइल भी बहुत ही तीव्र एक्शन में आ गया, तेज एक्शन उसने लेना चालू कर दिया और उसने लगभग 160 मिसाइलें जो थी 40 मिनट में दाग दी। और ये अगर आप देख सकते हैं ये गाजा पट्टी का ही दृश्य है और इस गाजा पट्टी को इन्होंने शमशान घाट में तब्दील करके रख दिया। अब इससे अगर हम इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो इस पे बहुत सारे देशों ने अपना अपना राय रखा है। अगर इसमें देखें सबसे बड़ा अगर देश देखें यूएसए के जो बिडेन ने ये कहा है कि इजराइल जो भी कर रहा है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है और ये कदम उनका बिल्कुल सही है। हालांकि अगर देखें हम तो विश्व में जो है आतंकवाद को कोई भी देश प्रमोट नहीं करता है और यह एक आतंकवादी घटना है, इसीलिए हो सकता है कि जो बिडेन द्वारा ऐसा कहा गया है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर हमारे साथ भी ऐसी घटना होगी तो हम भी ऐसी ही एक्शन लेंगे। लेकिन एक देश जो है तुर्की जो है उसने पूरी तरह से अगर देखें मोर्चा खोल रखा है, बोला है कि अब अगर कुछ होता है तो अब हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, ऐसा उसने यूएन को बिल्कुल चेतावनी दे चुका है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि भारत का इस पे क्या कदम होना चाहिए। तो भारत का इस पे कदम बिल्कुल साफ होना चाहिए। हालांकि मैंने अभी कुछ बीते दिनों में अभी बहुत लोगों के बुद्धिजीवी लोगों के मैंने देखे हैं डिबेट्स, उसमें उनसे कहा गया कि क्या इस पे सर इस पे क्या कदम होना चाहिए, भारत को क्या ऐसा इजराइल जैसा डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए आयरन डोम जैसा। तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, भारत को अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा इस पे बिल्कुल ही अलग नजरिया है, बिल्कुल ही भारत को इसे इंस्टॉल करनी चाहिए। जितने भी बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स हैं भारत के नेबर से, जितने गुजरात हो गए, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक कि नेपाल से शेयरिंग करने वाले जितने स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हमें ऐसा डिफेंस सिस्टम जो है इंस्टॉल करना ही होगा जल्दी से जल्दी। और हमारा ये जो क्षेत्र है पीओके और अक्साई चीन, इस पे हाथ धरे बैठे रहना बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम है। अब इस पे एक्शन हमें लेना ही होगा। हालांकि हमारे देश में अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही है, तो इसे अभी मद्देनजर अगर हम देखें तो कुछ दिनों बाद अगर कोविड की लहर थमती है तो इस पे बिल्कुल ही काम किया जाना चाहिए और पीओके और अक्साई चीन पर ऑपरेट करना ही पड़ेगा हमारे देश को।
अगर मोदी जी ऐसा कहते हैं कि नहीं हमें इस मैटर पे सहज बनना चाहिए, तो बिल्कुल अब अपने जो है दृष्टिकोण को बदलिए और ये जो हम कह रहे हैं यहाँ पे इसे मजबूत करिए आप डिफेंस सिस्टम को। हमारे देश में अगर देखें तो DRDO है, इसरो है, ऐसे ऐसे संस्था है जो कि मिनिमम से मिनिमम में अगर देखें मिनिमम कॉस्टिंग में इसरो ने चंद्रमा पर रॉकेट भेज दिया 900 करोड़ में। 900 करोड़, हालांकि हम देखें तो बड़े बड़े पिक्चर्स का अगर देखें तो उनका बजट होता है, हॉलीवुड मूवीज तो 900 करोड़ के बजट में बनती है और भारत ने ऐसा करामात करके दिखा दिया 900 करोड़ में रॉकेट अगर देखें हम लोग तो भेज के इन्होंने दिखा दिया इसरो ने। तो हमें इनके साथ मिल करके, इजराइल के साथ मिल करके ऐसा डिफेंस सिस्टम डेवलप करना चाहिए, इन्हें इंस्टॉल करें और यहाँ पे पूरा जो है सेना को भर दें, इन सब क्षेत्रों में सेना भरे और इन्हें जल्दी से जल्दी भारत में पूर्ण रूप से मिलाने का कार्य किया जाए। और इसे ऐसा अगर नहीं करती है सरकार तो हो सकता है सरकार जो है जो 2024 में शायद सरकार को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल जाए, सरकार हो सकता है नहीं भी बने। इसीलिए इस पे ध्यान दीजिएगा और पर्सनली मैं अपना इस पे ओपिनियन रखना चाहता हूं कि ऐसा डिफेंस सिस्टम जो है भारत में बिल्कुल होना चाहिए, भारत में ऐसा डिफेंस सिस्टम होना ही चाहिए। और चलिए अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और हमारे इस वीडियो को बहुत अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक बिल्कुल करें और हम अगले सेशन में मिलेंगे आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स लेकर के आएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।